नमस्कार दोस्तों। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने काठमांडू से उड़ान भरी। यह फ्लाइट दिल्ली जा रही है। काठमांडू से दिल्ली की उड़ान में आमतौर पर 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इस फ्लाइट में सवार यात्री और क्रू मेंबर इस बात से अनजान थे कि उनके लिए दिल्ली पहुंचने में इससे कहीं ज़्यादा समय लगेगा। लोग इस बात से भी अनजान थे कि 5 लोगों ने इस विमान को हाईजैक कर लिया है और वो इन यात्रियों को छोड़ने के लिए भारत सरकार से $200 मिलियन की मांग कर रहे हैं। उनकी और भी मांगें थीं, जैसे दिल्ली से आतंकवादियों को जेल से रिहा करना। अगले 7 दिन तक पूरा भारत देश सांसें रोके रहा और अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर यह सब देखता रहा। यह अपहरण भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण था और आखिरी भी था। हाँ, ये बात सही है दोस्तों। सौभाग्य से जब से भारत में कोई भी विमान अपहरण नहीं हुआ है। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। सन 1999 क्रिसमस की रात है। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 भारत की राजधानी नई दिल्ली के लिए एक छोटी उड़ान बनने की तैयारी कर रही है। कॉकपिट में 37 वर्षीय कैप्टन देवी शरण और उनके साथ ही फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया हैं। ट्रेन के अंदर यात्री सुरक्षा के लिए कतार में खड़े होते हैं और उसी कतार में एक एक बैग लिए 5 आदमी होते हैं। जैसे ही प्रत्येक आदमी गुजरता है, उनके और सुरक्षा अधिकारी के बीच एक खामोशी से इशारा होता है। इस विमान में 178 यात्री हैं, जिनमें से कई क्रिसमस की छुट्टियों के लिए घर लौट रहे हैं। विमान सही समय पर शाम 4 बजे काठमांडू से रवाना होता है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सीट बेल्ट के संकेत बंद कर दिए जाते हैं। यह एक छोटी उड़ान है, इसलिए पायलट उड़ान के दौरान जलपान शुरू कर दिया है। बिजनेस क्लास में बैठा एक आदमी मास्क पहने हुआ है और वह पायलट अटेंडेंट अनिल शर्मा को पकड़ लेता है और कहता है कि उसके पास एक बम है। और विमान के पिछले हिस्से में भी हाईजैककर्ताओं ने भी ऐसा ही किया। सभी यात्रियों की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा जाता है और केबिन में अफरा तफरी मच जाती है। 5 हाईजैककर्ता एक दूसरे को कोड नाम से बुलाते हैं। चीफ बर्गर डॉक्टर शंकर बोला और हाईजैककर्ता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते हैं। कैप्टन शरण हाईजैककर्ताओं से कहते हैं कि उनके पास लाहौर जाने के लिए ईंधन नहीं है और पुरुषों को विमान के आगे की ओर ले जाया जाता है। महिलाओं तथा बच्चों को पीछे की ओर ले जाया जाता है। कैप्टन देवी शरण ने हाईजैककर्ता से बात करने की कोशिश की और बताया कि विमान में फ्यूल कम रहा है और वह अनुमति का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें कहीं उतरकर फ्यूल भरवाना होगा। वह हाईजैककर्ता को समझाने में सफल रहे और हाईजैककर्ता फ्यूल भरवाने के लिए विमान को अमृतसर में उतरने के लिए राजी हो गए। पायलट सोच रहा था कि इस विमान को भारत में उतरने से भारतीय सरकार तथा अधिकारियों को बहुत फायदा होगा। इस संकट में यह स्थिति भारत के लिए बहुत फायदेमंद थी। भारतीय सेना अब इस स्थिति पर बेहतर नियंत्रण पा सकती थी, क्योंकि विमान भारत में उतरने वाला था। लेकिन इसके बाद जो हुआ एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई। सुब्रमण्यम स्वामी इस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारतीय अधिकारियों ने एक गलती नहीं बल्कि कई गलतियां की थी। शाम 7:01 पर फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरी। तुरंत उन्होंने अनुरोध किया कि इस फ्लाइट में फ्यूल भरा जाए। आश्चर्यजनक रूप से पंजाब पुलिस के महानिदेशक सरबजीत सिंह को इस अपहरण के बारे में 1 घंटे पहले शाम 6 बजे के आसपास सूचित किया गया था और अन्य अधिकारियों के माध्यम से नहीं बल्कि टीवी समाचार के माध्यम से। इससे कमांडो को रणनीति बनाने में और जमीन के ऑपरेशन करने में कुछ ज़्यादा समय मिल जाता। लेकिन इस विमान में मौजूद हाईजैककर्ता ने स्थानीय पुलिस अधिकारी से बात करने से मना कर दिया और वो दिल्ली के अधिकारियों से बात करना चाहते थे, लेकिन यह बातचीत कारगर नहीं हो सकी। कैप्टन देवी शरण विमान में तुरंत फ्यूल भरने का अनुरोध किया। फ्यूल न बनने पर हाईजैककर्ता यात्रियों पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे ऐसा बोल रहे थे। पर उसके बाद 5 मिनट बीत जाते हैं और 10 मिनट बीत जाते हैं। फ्यूल बनने की कोई पहल नहीं हुई। हाईजैककर्ता वास्तव में एक व्यक्ति पर हमला किया। सनाम सिंह के गले पर चाकू रखकर उसकी गर्दन को काट दिया। एक बार फिर देवी शरण से फ्यूल बनने का अनुरोध किया गया। इस तरह 40 मिनट बीत गए। 7:45 तक संकट से निपटने की एक योजना बनाई गई और पंजाब पुलिस को आदेश दिया। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों को छुपाने के लिए विमान में फ्यूल भरने वाले फ्यूल टैंकर का लाभ उठाने का फैसला किया, ताकि वे जाकर विमान के टायर को पंचर कर सकें।
क्षतिग्रस्त टायरों की वजह से विमान फिर से उड़ नहीं पाएगा। लेकिन फ्यूल टैंकर का चालक उसे कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा था, इसलिए एनटीसी को चिंता थी कि टैंकर की गति हाईजैककर्ता को इस बात की भनक न लग सकती है और भी कुछ करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए पायलट को धीरे धीरे चलने के लिए कहा गया और पायलट ने गलतफहमी या किसी और कारण से अचानक फ्यूल टैंकर को रोक दिया। विमान के कॉकपिट में हाईजैककर्ता और कप्तान ने यह होते देखा। हाईजैककर्ता यह देखकर हैरान रह गए। पहले तो टैंकर इतनी तेजी से उनके पास बढ़ रहा था और फिर अचानक रुक गया। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इससे हाईजैककर्ता विमान को उड़ाने को कहते हैं। उन्होंने फ्यूल भरने का विचार छोड़ दिया और विमान को वापस हवा में ले जाना चाहते थे। फ्यूल की अनदेखी करके कप्तान शरण पर विमान को उड़ान भरने के लिए दबाव डाला गया। भले ही इसका मतलब उस विमान का टकराना हो, वे चाहते थे कि विमान हवा में रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार फिर विमान हवा में था। यह ठीक शाम 7:49 हो रही थी। यह वह क्षण था जब एनसीजी कमांडो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ऑपरेशन बुरी तरह से विफल हो गया और एनसीजी कमांडो को कोई भी कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, विमान में फ्यूल अभी भी भरा हुआ था। उड़ान भरने के समय कैप्टन देवीशरण ने एनटीसी को संदेश भेजा, हम सब मर रहे हैं, लाहौर अमृतसर में सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। एक बार फिर फ्लाइट पाकिस्तान की ओर मोड़ गई। एक बार फिर पाकिस्तान में एनटीसी ने इस विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्हें चिंता थी कि हाईजैककर्ता पायलट को लाहौर में विमान उतारने पर मजबूर करेंगे, इसलिए पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर सभी लाइटें बंद कर दी गईं। उन्हें विमान को उतारना था, चाहे वह किसी भी जगह पर हो। विमान धीरे धीरे उतरा और अचानक कैप्टन स्टंट को एहसास हुआ कि वह एक रोज मार्ग पर क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं। यह देखकर उन्होंने पाकिस्तान के एनटीसी से अनुरोध किया कि उन्हें अगर एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं मिली तो वह हाईवे पर क्रैश लैंडिंग करेंगे। यह सुनकर आखिरकार लाहौर में एनटीसी राजी हो गया और यह विमान 8:07 पर लाहौर में उतार दिया। भारत ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा कि इस विमान को दोबारा उड़ान भरने से रोका जाए। इस फ्लाइट की अगली लैंडिंग दुबई में थी। करीब 3 बजे अचानक बातचीत के बाद आखिरकार हाईजैककर्ता ने यहां पर 26 यात्रियों को छोड़ दिया। यात्रियों को वापस भारत ले जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस का एक विशेष राहत विमान दुबई बुलाया गया और दुबई से लौटे यात्रियों ने इस हाईजैक फ्लाइट के बारे में कुछ अहम जानकारी बताई। कुछ महिलाओं ने दावा किया कि हाईजैककर्ता उनके साथ साहसिकता से पेश आ रहे थे और बच्चों से काफ़ी स्नेह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईजैककर्ता 5 थे और उनके कोड नाम थे। उनके नेता ने खुद को चीफ कहा और 4 अन्य नाम बर्गर, डॉक्टर शंकर और भोला थे। जाहिर है यह नकली नाम थे जो हाईजैक के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि उनके असली नाम थे। अधिकांश हाईजैककर्ता पाकिस्तान से थे। बाद में कैप्टन और अन्य लोगों ने खुलासा किया कि हाईजैककर्ता बर्गर ने उड़ान में लोगों को शांत रखा और ऐसी भी कहानियाँ थी कि लोगों को भोजन नहीं दिया जा रहा था। एक महिला ने दावा किया कि उनका बच्चा भूख के कारण रो रहा था और हाईजैककर्ता उस पर चिल्लाए कि बच्चे को चुप किया जाए। 26 दिसंबर सुबह 8 बजे विमान कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारने के बाद यहाँ मौजूदा तालिबान के अधिकारियों ने हाईजैककर्ता और भारत के बीच मध्यस्थता कराई। इस समय तक भारत को यह स्पष्ट हो गया था कि इस हाईजैक में पाकिस्तान की भागीदारी है। इन लोगों में से 2 वहाँ पर दिखाई दिए, इसलिए यह पुष्टि होती है कि पाकिस्तान हाईजैक के इस गंदे खेल में गले तक डूबा हुआ था। इसमें एक पाकिस्तान आधारित उग्रवादी समूह था जो पीओके में सक्रिय और जिन 36 कैदियों की रिहा की मांग की गई थी उनमें से 33 पाकिस्तानी थे। यह हाईजैककर्ता सुरक्षित रूप से सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंच गए। दूसरी ओर यात्री आखिरकार सुरक्षित थे। कई यात्री घायल हो गए। 31 दिसंबर को वे घर आ गए। जिस विमान का हाईजैक किया गया था उसे 2001 में सेवानिवृत्त कर दिया गया क्योंकि यह पहले से ही 20 साल पुराना विमान था। इस घटना का दोष स्पष्ट रूप से हाईजैककर्ताओं पर है और उनका समर्थन करने वाले हितधारकों पर है, चाहे वो तालिबान हो या फिर पाकिस्तान की सेना। लेकिन इसके साथ ही मौजूदा सरकार की भी आलोचना हुई है।